हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ ग्रेविटेशन। ये तुम्हारे फिज़िक्स में यूजुअली ईजीएस्ट चैप्टर होता है और इंटरेस्टिंग होता है। तो आज हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ही करेंगे, केप्लर्स लॉज वगैरह। तुमने ऑलरेडी ग्रेविटेशन 10th तक पढ़ रखा है। एचएससी बोर्ड वालों ने 10th में, एसएससी में 10th का पहला चैप्टर ही तुम्हारा साइंस में ग्रेविटेशन होता है। बाकी सीबीएसई वालों ने भी 9th स्टैंडर्ड में तो शायद पढ़ा ही है। तो ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन तुमको पता है कि फोर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें। हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे कैसे इस पे बात चली वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज का लेक्चर, ये पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी है, बट केप्लर्स लॉज के बारे में डिटेल में बात करना है हमको, क्योंकि केप्लर्स लॉज से ही पूरा ग्रेविटेशन का पार्ट स्टार्ट होता है। तो लेक्चर के नोट्स भी बनाओ साथ में, इट्स बेटर दैट वे। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। देखो, ग्रेविटेशन का है ना स्टोरी बहुत पीछे तक जाता है। मतलब काफ़ी टाइम से इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। ऐसा नहीं कि एक दिन न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर कर दिया, नहीं। बहुत पहले से लोगों को पता था कि कोई फोर्स है, कोई चीज़ है जो ये सब चीज़ें कर रही है ना। ऐसा थोड़ी सिर्फ न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा, बाकी लोगों ने भी तो देखा था ना न्यूटन के पहले। तो बहुत लोगों ने देखा था। उसमें से जो सबसे पहला पर्सन जो ग्रेविटी को रिलेट करके या ग्रेविटी के बारे में कुछ लॉज देने वाला था, वो केप्लर था। केप्लर ने प्लैनेट्स के मोशंस को ऑब्जर्व किया। जैसे गैलीलियो ने भी काफ़ी कुछ बताया था ग्रेविटी के बारे में, इनर्शिया को लेके, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में भी गैलीलियो ने बताया था। तो काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी, बट फॉर्मुलेटेड तरीके से या मैथमेटिकल तरीके से केप्लर ने एक बताया कि there are certain rules or laws that are followed by all the planets, जिनको हम बोलते हैं केप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। ठीक है, तो हम ये पढ़ने का ट्राई करते हैं। देखो, ये पहला टॉपिक है अपना, केप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्टेटमेंट क्या है केप्लर्स लॉज का वगैरह वगैरह। आज हम लोग थोड़ा देखते हैं डिटेल में। जैसे देखो, फर्स्ट लॉ के बारे में बात करें तो द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, ये फर्स्ट लॉ था केप्लर का। ये लॉ क्या बोलता है, सुनो। द लॉ सेज दैट एवरी प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, देखो सोलर सिस्टम मतलब अपने सोलर सिस्टम का बात कर रहा है, सन के सिस्टम का। सो एवरी प्लैनेट इन सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड the sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci of the ellipse। ठीक है, ये केप्लर ने पहला लॉ बताया था कि सारे प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन कहाँ पे होता है, सन दो में से एक फोकस पे होता है। जैसे एलिप्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान लो। जैसे अगर ये एक एलिप्स है, एलिप्स का शेप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है। मैं थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ। एलिप्स जिसने इसे नहीं देखा है देख लो यहाँ पे। आई होप तुमने देखा होगा एलिप्स का शेप काफ़ी पहले से। तो अंडा मालूम है ना, एग शेप, उसको एलिप्सॉइड बोलते हैं। 3D एलिप्स है वो। तो बेसिकली एलिप्स का शेप जो होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। ये एक एलिप्स का शेप है, और एलिप्स के शेप में कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। जैसे इसके दो फोकस होते हैं, एक ये फोकस होता है और एक ये फोकस होता है। ठीक है, इसके फोकस के बारे में डिटेल में हमको बात नहीं करना है। डिटेल में तुम जब मैथ्स में एलिप्स पढ़ोगे, कोनिक सेक्शन, तो वहाँ तुम पढ़ लेना। बस ये फोकस का स्पेशलिटी होता है कि यहाँ से जो डिस्टेंसेस हैं वो सारे इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ से ये और ये डिस्टेंस कहीं भी मेजर कर लो, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करो तो सब इक्वली आएगा वगैरह वगैरह। देखो, इसमें दो एक्सेस होते हैं। एक होता है मेजर एक्सेस, जो एलिप्स के एक्सट्रीम एंड्स को ज्वाइन करता है। कौन से एक्सट्रीम एंड्स? जो लॉन्गर एंड्स हैं, ऐसे वाले, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सेस। और ये होता है माइनर एक्सेस। तो ये दो एक्सेस होते हैं एलिप्स में। ध्यान दो, कुछ टर्म्स मैंने बताए यहाँ पे। ये जो, इसको हम लोग नाम दे देते हैं। सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग a बोलते हैं, तो 2a विच इज़ a प्लस a, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, ये एलिप्स का मेजर एक्सिस है, ध्यान से सुनो। और a हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट।
हम लोग सेमी मेजर एक्सिस के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है। और अगर ये डिस्टेंस b है तो 2b क्या हो जाएगा बोलो, 2b हो जाएगा माइनर एक्सिस, ठीक है, और b क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस, करेक्ट। देखो यही तो चीज़ें अलग आएंगी ना तुमको, तुम बोलोगे सर केपलर्स लॉस पढ़े थे, तो ये सब 11th में नया है। अब देखो केपलर का लॉ क्या बोल रहा है, केपलर का लॉ बोल रहा है कि अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर प्लैनेट यहाँ कहीं रिवॉल्व कर रहा है, जैसे ये तुम्हारा प्लैनेट है, तो सन दो में से किसी एक फोकस पे होगा। तो अगर हम लोग कंसिडर कर लें यहाँ सन है अपना, ये सपोज अपना सन है, ठीक है, ये अपना सन है यहाँ पे, दिस इज सन एट वन ऑफ द फोकस, हम लोग यहाँ पे नाम डाल देते हैं, दिस इज F1, दिस इज F2, फोकस 1 फोकस 2, ठीक है, दो फोकस हैं एलिप्स के। तो किसी एक फोकस पे सन है और ये अपना प्लैनेट हो गया। प्लैनेट के लिए तुम कोई भी प्लैनेट ले लो, तुम्हारा पसंदीदा प्लैनेट अर्थ ही होगा, सबका पसंदीदा प्लैनेट। किसी का पसंदीदा प्लैनेट जुपिटर वगैरह है तो जुपिटर कंसिडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, सो द लॉ सेज दैट एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। तो ठीक है, लॉ तो रिप्रेजेंट हो गया कि प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में और सन कहाँ है, फोकस पे है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाले प्लैनेट के लिए ये फोकस पे है तो बाकी सारे प्लैनेट्स के लिए भी यही फोकस पे होगा, नहीं, एट वन ऑफ द फोकाई, मतलब किसी दूसरे प्लैनेट का किसी दूसरे फोकस पे होगा। जैसे अर्थ के लिए फर्स्ट फोकस पे है तो ज़रूरी नहीं कि जुपिटर के लिए भी फर्स्ट फोकस पे ही होगा, हो सकता है जुपिटर के केस में सेकेंड फोकस पे हो। सो इट डजेंट मैटर, ठीक है, परेशान मत हो। दूसरा चीज़, इसमें कुछ टर्म्स है इसके ऑर्बिट में। देखो, जब प्लैनेट सन से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है, जैसे यहाँ पे फारदेस्ट डिस्टेंस पे होगा ना प्लैनेट, हाँ या ना, सन से सबसे दूर कहाँ होगा, यहाँ, और सबसे नज़दीक कहाँ होगा, यहाँ, यस और नो। ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है और ये फारदेस्ट पॉइंट है, यस और नो। तो ये जो फारदेस्ट पॉइंट है ना, फारदेस्ट पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं एपहीलियन, एपहीलियन और एपोजी। एपोजी का मतलब होता है फारदेस्ट point of the planet from sun। सन से जो फारदेस्ट डिस्टेंस होता है, फारदेस्ट पॉइंट होता है, जब सन से सबसे दूर होता है प्लैनेट, तो वो ये होता है। और ये इस वाले टर्म को हम बोलते हैं पेरिहीलियन। पेरिहीलियन को हम बोलते हैं पेरीजी। तो एपोजी, पेरीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तुमको MCQs में क्वेश्चंस वगैरह मिल सकता है 1 मार्क का। ये होता है क्लोजेस्ट पॉइंट और नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द प्लैनेट इन द ऑर्बिट और फ्रॉम द सन। तो देखो, अब हम लोग बात करते हैं सेमी मेजर एक्सिस का। क्यों सेमी मेजर एक्सिस इंपॉर्टेंट है? देखो, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि जो प्लैनेट का डिस्टेंस है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है सन से। यहाँ जब प्लैनेट है तो सबसे दूर है, यहाँ जब है प्लैनेट तो सबसे नज़दीक है, तो एक फिक्स डिस्टेंस तो है नहीं। फिर भी हम लोग बोलते हैं ना कि सन से अर्थ का डिस्टेंस बताओ। तुम गूगल करोगे व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ या व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, तो तुमको एक नंबर मिल जाएगा 93 मिलियन माइल्स या 149 मिलियन किलोमीटर्स। ये क्या नंबर है? ये कहाँ से आ गया 149 मिलियन किलोमीटर्स? फिक्स थोड़ी होगा, ये यहीं दिखाई पड़ रहा है, फिक्स नहीं है। कभी यहाँ जाओगे तो डिस्टेंस इतना है, यहाँ जाओगे इतना हो गया, यहाँ जाओगे इतना कम होते जा रहा है, फिर बढ़ रहा है एंड सो ऑन। तो डिस्टेंस तो फिक्स नहीं है, तो क्यों तुमको फिक्स नंबर दे रहा है? वो जो फिक्स नंबर दे रहा है वो तुम्हारे सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू है, वो तुम्हारे सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू है। तो देखो, ये जो बड़ी डिस्टेंस है, ये छोटी डिस्टेंस है, इन सब का जब एवरेज आउट करते हैं ना तो सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू आता है। हर एक प्लैनेट का जो ऑर्बिट है उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है ना, वो सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू उस प्लैनेट का सन से एवरेज डिस्टेंस है। तो ये बात ध्यान रखना। सो द सेमी मेजर एक्सिस ए और सेमी मेजर एक्सिस, this is average distance of the planet from sun। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, तुमको केपलर के फर्स्ट लॉ में जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है, एकदम डिटेल में है केपलर्स फर्स्ट लॉ। इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं, परेशान मत हो।
बस ये एलिप्स को ठीक से समझ लेना है, ठीक है। ये एलिप्स में जो जो पॉइंट्स है, जैसे सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है, मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है, वगैरह वगैरह, और प्लैनेट का पोजीशन, कहाँ पे एपीलियन है, कहाँ पे पेरिहिलियन है, या कहाँ पे एपोजी, कहाँ पे पेरिजी है, ये बातें याद रखो। ये नोट डाउन करो अच्छे से, डिटेल में हमने फर्स्ट लॉ किया है, अब सेकेंड लॉ देखते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो पॉज करके, नोट डाउन कर लिया है। चलो सेकेंड लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ सबको समझाना क्या है, सिर्फ तुमको ऑर्बिट के बारे में बात करना है कि सारे प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है वो कैसा है, एलिप्टिकल है। और एलिप्टिकल ऐसा एलिप्स है जिसमें पॉइंट्स हैं, पेरिहिलियन, एपहिलियन, जिसका सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें तुमको इसके बारे में पता होनी चाहिए, एलिप्स के बारे में, ठीक है। एलिप्स के बारे में तुमको सब कुछ पता है तो फर्स्ट लॉ से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा अटकेगा नहीं। पढ़ रहे हो तो एकदम सब कुछ ही पढ़ लो ना, कुछ छोटा मोटा डिटेल छूट जाए और फिर क्वेश्चन आ जाए और फिर बोलो ये पढ़ाया नहीं या ये पता नहीं क्या है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है और क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं इस पे। इजी मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे, ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। सेकेंड लॉ हम लोग देखते हैं। सेकेंड लॉ डिटेल में होता है, देख लो, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, या लॉ ऑफ पीरियड्स भी जिसको बोलते हैं हम लोग। अरे यार ये तो थर्ड लॉ हो गया। यूजुअली जो हम लोग पढ़ाते हैं ना क्लासेस में, तो फर्स्ट और थर्ड बता देते हैं पहले और फिर सेकंड पे जाते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ का डेरिवेशन होता है। बट ठीक है, तुम यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो तुमको मैं सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाता हूँ। सिस्टमैटिक मतलब कोई कमेंट करके बोल देगा कि पहले सेकंड लॉ पढ़ाना चाहिए था। सो दिस इज लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है, ये है सेकंड लॉ। देखो क्या है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। द लॉ सेज दैट द लाइन joining the sun and the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time, ठीक है, ये है लॉ। द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं, क्या बोलना चाहता है लॉ। जैसे ये मेरा एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो सन और प्लैनेट को लाइन जॉइन कर रही है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, ठीक है ना, एलिप्टिकल, हाँ, ये सन हो गया, ठीक है, और ये अपना प्लैनेट है सपोज यहाँ। तो ये जो लाइन है सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली, इस लाइन को हम लोग ये बोल देते हैं दिस लाइन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पॉइंट से कुछ टाइम कंसिडर करूँ जिसके लिए प्लैनेट चलता है, ऑफ कोर्स सपोज प्लैनेट इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, सपोज प्लैनेट ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे सन कह रहा हूँ, तो कुछ डेल्टा टी टाइम में प्लैनेट मूव करेगा ना। सपोज डेल्टा टी टाइम में प्लैनेट मूव करके यहाँ पे आ जाता है, तो प्लैनेट ने देखो ये एरिया स्वीप किया है, हाँ या ना, ये एरिया को लेट्स कंसिडर दिस इज डेल्टा ए। अब ये लॉ क्या बोल रहा है, ये लॉ ये बोल रहा है कि इस ऑर्बिट में कहीं पे भी तुम डेल्टा टी टाइम ले लो और जो एरिया वो ट्रेस कर रहा है उसको देखो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ प्लैनेट जब यहाँ पे है, ये लाइन जॉइनिंग है, अब फिर यहाँ से डेल्टा टी टाइम के लिए अगर हम लोग मेजर करें तो देखते हैं डेल्टा टी टाइम के बाद प्लैनेट यहाँ आ जाता है, तो ये जो एरिया है ये हमको बताना है कि ये दोनों एरिया सेम है। ये डेल्टा ए है तो ये भी डेल्टा ए है, मतलब डेल्टा टी टाइम में यहाँ चल के जितना एरिया ट्रेस करेगा, डेल्टा टी टाइम में यहाँ भी चल के उतना ही एरिया ट्रेस करेगा। ये केपलर का सेकेंड लॉ है, यानी इन सिंपल वर्ड्स डेल्टा ए विच इज एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। ये हमको प्रूव करना है, समझा। ये होता है केपलर का सेकेंड लॉ, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट, या एरिया स्वेप्ट इन द गिवन टाइम इज सेम, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, चलो इसको प्रूफ कैसे करेंगे समझ लेते हैं। प्रूफ करने के लिए देखो क्या यूज़ करेंगे हम लोग। प्रूफ करने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम वगैरह देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एलिप्टिकल ऑर्बिट ले लेता हूँ मैं,
एलिप्स होना चाहिए। देखो प्रूफ देखो ध्यान से सब लोग इसका, सेकेंड लॉ का प्रूफ। अच्छा प्रूफ क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखो केपलर ने प्रूफ नहीं दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल केपलर ने खाली लॉज दिए थे, ये बात समझ लो तुम। केपलर ने है ना खाली लॉज दिए, और यही केपलर का डिफॉल्ट या डिफेक्ट भी यही था। डिफेक्ट मतलब ड्रॉबैक भी यही था केपलर के लॉज का, कि कोई बैकग्राउंड प्रूफ नहीं था उसके पीछे। मतलब केपलर को पता ही नहीं था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको बस इफेक्ट पता था कि हाँ ये सब चीज़ें हो रही है, बट केपलर ने कभी उस चीज़ के बारे में बात नहीं की कि क्यों ऐसा हो रहा है। ही हैड नो पर्टिकुलर रीज़न। उसने प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया और ये सब चीज़ें ऑब्जर्व हुई उसको। सो दीज आर ऑल जस्ट ऑब्जर्वेशंस, देयर इज नो रीज़न बिहाइंड इट। केपलर ने इसके पीछे का रीज़न नहीं बताया था। सो व्हेन न्यूटन केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तब न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में लगता है। देखो केपलर वगैरह ये सब जो चीज़ें ऑब्जर्व करते थे ना, ये हम लोग क्या करते थे मालूम है? हम लोग अर्थ पे जो चीज़ें हो रही हैं और अर्थ के बाहर जो चीज़ें हो रही हैं उनको एकदम अलग रखते थे, सेपरेट। हमको लगता था कि अर्थ के बाहर जो लॉज फॉलो होते हैं वो अलग हैं और अर्थ पे जो लॉज फॉलो होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इट वॉज द न्यूटन हु फर्स्ट टाइम इनकम्पसेट, या यू कैन से उसने फर्स्ट टाइम अकम्पनी किया दोनों चीज़ों को, इनकम्पनसेट किया दोनों चीज़ों को, कि दोनों जगह पे सेम ही फोर्स है जो काम कर रहा है। जैसे एप्पल जो गिरता है उस पर जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स अर्थ पे भी सन की वजह से लग रहा है, ये न्यूटन ने बताया। ठीक है, तो बाद में न्यूटन का जब फोर्स का कॉन्सेप्ट आया तब केपलर के लॉ का प्रूफ आया था। तो हम लोग वो प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ फॉर सेकेंड लॉ, पे अटेंशन, प्रूफ फॉर सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ का प्रूफ देखते हैं। जैसे मेरे पास ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ओके। इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में यहाँ पे सन है, ओके, और यहाँ अपना प्लैनेट है, ओके, और ये वो लाइन जॉइनिंग है। इसको मैं एक आर वेक्टर ले लेता हूँ क्योंकि इसका एक डायरेक्शन है ना सन से प्लैनेट तक या सन से प्लैनेट की तरफ, तो इसको एक आर वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, कंसिडर करो प्लैनेट की कुछ वेलोसिटी है यहाँ पे, v वेलोसिटी। ऑफ कोर्स वेलोसिटी तो होगी ना प्लैनेट की। ठीक है, डेल्टा टी टाइम के लिए चलता है प्लैनेट और यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, डेल्टा टी टाइम के लिए चला प्लैनेट v स्पीड से और यहाँ पहुँच गया, और ये जो टाइम है ये टाइम बहुत ही छोटा है, डेल्टा टी टाइम जो है वो बहुत छोटा है, तो इसने इतना एरिया स्वीप आउट किया। समझ में आई बात? ठीक है, डेल्टा टी टाइम के लिए चला है। अब हमको ये एरिया निकालना है। देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तुमको ये चीज़ जाननी पड़ेगी। अब एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो एरिया वेक्टर होता है ना वो चीज़ों के या बॉडीज़ के, जैसे तुमको ये बुक पता है सबको, एच.सी. वर्मा। देखो ये जो बुक है, सपोज इसका मुझे एरिया निकालना है ना, ये इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो ये इसका लेंथ, ये इसका ब्रेड्थ, तो लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ होता है एरिया। हम लोग हमेशा से लेंथ इनटू ब्रेड्थ पढ़ते हैं ना, एरिया लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ होता है, क्योंकि लेंथ एक वेक्टर होता है और ब्रेड्थ एक वेक्टर होता है, तो ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जैसे यहाँ पे अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो बहुत छोटे से टाइम के लिए ये वाला जो पार्ट है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना। सो व्हेन डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं। सो एरिया वेक्टर डेल्टा ए, ये एरिया कैसे मिल सकता है? ये एरिया मिल सकता है हाफ टाइम्स बेस इनटू हाइट। बेस क्या है? आर, हाइट ये हो जाएगा ना। देखो ये ट्रायंगल कैसा दिखेगा छोटे टाइम इंटरवल के लिए। छोटे टाइम इंटरवल के लिए ये ट्रायंगल कुछ ऐसे दिखेगा। समझ में आ रहा है बात? छोटे टाइम इंटरवल के लिए ये कुछ ऐसे दिखेगा ना, ये आर वेक्टर है और ये v स्पीड से चल रहा है डेल्टा टी टाइम के लिए, है ना। तो v डेल्टा टी ये डिस्टेंस हो जाएगा। अरे डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, तो ये v डेल्टा टी हो जाएगा ना, हाँ या ना। तो ये डिस्टेंस हमको पता है v डेल्टा टी, तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा r क्रॉस v डेल्टा टी। समझ में आई बात? बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अरे हमेशा लेंथ इंटू ब्रेड थोड़ी होगा फॉर्मूला, ये तो ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट का भी फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ। अच्छा डेल्टा टी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि देखो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रूफ करना है ना।
तो डेल्टा टी को यहाँ ले लो तो हमको मिल जाएगा r क्रॉस v। फाइन, ये v को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो एक ऐसा क्वांटिटी सब्स्टिट्यूशन में लाएंगे जिससे कांस्टेंट प्रूव हो जाएगा। क्या, ये एक नोट की तरह याद रखो दैट हमको मालूम है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, हाँ या ना। सो वेलोसिटी क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, मोमेंटम अपॉन मास, राइट। इतना तो फिजिक्स अब तुमको करना पड़ेगा। हाफ r क्रॉस v की जगह मोमेंटम अपॉन मास, तो ये हो जाएगा p वेक्टर अपॉन मास। समझ में आई बात? ये सुन लो, p भी एक वेक्टर है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मास को हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो 1/2m r क्रॉस p। r क्रॉस p एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। CBSE वालों के पिछले चैप्टर में ये चीज़ हो चुका होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। HSC बोर्ड वालों को अभी ये चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। r क्रॉस p ये होता है एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है ना, कोई बॉडी जब लीनियर मोशन करता है तो लीनियर मोमेंटम आता है, वैसे ही कोई बॉडी जब सर्कल में या रोटेशनल मोशन करता है, ये सब चीज़ें एंगुलर मोशन जहाँ भी आती है ना, वहाँ एंगुलर मोमेंटम आता है, ध्यान रखना। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे, तो हमको डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या मिलेगा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल टू एल वेक्टर बाई 2m। समझा? ये हमने शो किया है कि एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अपॉन 2 times द मास ऑफ द प्लैनेट। अब एक चीज ध्यान रखो, फॉर अ सेंट्रल फोर्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड या कांस्टेंट, और एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है सो देयरफॉर डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी एक सेंट्रल फोर्स है। ये भी तुम समझ के रखो, ग्रेविटी सेंट्रल फोर्स होने का, कोई भी चीज़ सेंट्रल फोर्स होने का मतलब क्या होता है। देखो सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो फोर्स है वो दोनों बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मासेस पे लग रहा है। अब सेंटर ऑफ मास लास्ट टाइम बताया था ना, तो ये एक बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये दूसरा बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है, और सेंटर ऑफ मास पे जब कोई भी फोर्स लगता है तो वो रोटेशन नहीं प्रोड्यूस करता है। ये ऐसा फोर्स है जो सेंटर्स पे लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज़ के सेंटर्स पे लगता है। जैसे तुमको कोई बोले, तुमने ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना, ये स्पेसिफिकली मैं SSC बोर्ड वालों के लिए कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, ये तुमको ये चीज़ नहीं पता है, इसलिए देखो सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे मुझे ये पेन पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होता है, तुमने 10th में ग्रेविटेशनल फोर्स का थोड़ा फॉर्मूला देखा होगा ना, तो हम इस पेन का अर्थ से कितना डिस्टेंस लेते हैं, रेडियस के इक्वल, याद है, Gmm/r²। हम इसका जो डिस्टेंस होता है अर्थ से वो इस अर्थ के रेडियस के इक्वल लेते हैं, मतलब हम इसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो क्यों अर्थ के सेंटर से कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के सेंटर से आ रहा है। ये तुमने तो पढ़ा होगा ना, ये पेन गिर रहा है, किधर गिरना चाहता है ये, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा ये सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जा रहा है, क्योंकि फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर पे काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा अर्थ है और ये तुम्हारा एक छोटा सा बॉडी है, तो जो फोर्स लगता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर से इसके सेंटर पे लगता है, समझा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स का स्पेशलिटी है। और जब भी कोई फोर्स सेंटर पे लगता है तो वो रोटेशन नहीं प्रोड्यूस करता है, तो एल चेंज नहीं होता है। एल एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम तब चेंज होगा जब रोटेशन में कोई चेंजेस आएगा या टॉर्क जब आएगा। तुमको ये चीज़ पता है ना, देखो जैसे इस पेन को मैं ऐसे बीच में से मारूं तो क्या ये रोटेट करेगा? नहीं, रोटेट नहीं कर रहा है। देखो ये आगे जा रहा है, पेन दिखाई पड़ रहा है, आगे जा रहा है ना, सेंटर से मार रहा हूँ जब आगे जा रहा है, बट यहाँ एज पे मारूँ तो देखो रोटेट कर रहा है। तो जब फोर्स सेंटर पे लगता है तो कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करता है, और जब टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। ये भी चीज़ तुम यहाँ से देख लो, न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क।
तुमने पढ़ा है ना, dp/dt इज इक्वल टू फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ, याद है? ये रोटेशन के लिए dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क पढ़ा ना पिछले चैप्टर में, पिछला चैप्टर देखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो टॉर्क अगर नहीं है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो है, और हमको मालूम है सेंटर पे फोर्स लग रहा है तो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो टॉर्क जब नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो एल कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। सो दिस इज द प्रूफ फॉर केपलर्स सेकेंड लॉ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स है, और यही चीज़ नई भी है तुम्हारे 10th के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि सब 10th का ही चलता रहेगा, नहीं, ये नई चीज़ है, तो थोड़ा यहाँ दिमाग है ना चालू रखना पड़ेगा। चैप्टर बहुत रिलेटिवली ईजी है बाकी चैप्टर्स से, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट्स तो तुमको समझने पड़ेंगे, ठीक है? तो आई हैव ट्राइड टू कीप इट वेरी सिंपल, मतलब ये सब कुछ तुमको मैंने सब कुछ बता दिया है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छुपा हुआ है जो तुमको कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो सब कुछ तुमको कनेक्टेड रहना चाहिए, इसलिए बताया है। नोट डाउन कर लो ये सेकेंड लॉ, फिर हम लोग लास्ट में थर्ड लॉ देख लेते हैं। थर्ड लॉ तो तुमको मालूम है, ईजी होता है। चलो नोट डाउन कर लिया, समझ लो। देखो क्या क्या स्टेप्स लगे हैं, स्टेप्स, वायर माइक का फंस जा। देखो स्टेप्स क्या क्या लगे हैं। पहले तुमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर की तरह निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा इसका, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस तुम्हारा ये आर है, हाइट तुमको ये निकालना है। अब हमको मालूम है बहुत छोटे से टाइम के लिए ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। देखो तुम इसको इमेजिन करो ना, जब अर्थ चल रहा है सन के अराउंड, तो तुम अगर उसको ऑब्जर्व करोगे तो ऑर्बिट इतना बड़ा है कि थोड़े दूर तक तो वो सीधा लाइन में ही जाता हुआ दिखाई पड़ेगा ना, उसका कर्वेचर तो तुमको दिखेगा ही नहीं ना कि अर्थ टर्न भी ले रहा है, टर्न लेता हुआ दिखाई पड़ेगा क्या, नहीं, वो इतना बड़ा डिस्टेंस है कि तुमको वो स्ट्रेट लाइन ही जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये ऑर्बिट अपने लिए तो स्ट्रेट लाइन ही इतने डिस्टेंस के लिए होगी ना, बात समझ में आई? ये इतना बड़ा ऑर्बिट है ना कि उसमें कुछ डिस्टेंस तो तुमको स्ट्रेट लाइन, कुछ क्या काफ़ी लंबा डिस्टेंस तुमको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और होता भी है स्ट्रेट लाइन। अरे देखो ना, ये सर्कल बनाया मैंने, तो सर्कल का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, या यहाँ से यहाँ तक का पार्ट तो स्ट्रेट लाइन ही है। तुम जब देखोगे इसको यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो स्ट्रेट लाइन में ही जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, ये बोल रहा हूँ मैं। वैसे एलिप्स में भी यहाँ से यहाँ तक तो पूरा स्ट्रेट लाइन ही जाता हुआ दिखेगा, दिख रहा है? ये देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जाता हुआ दिखेगा, तो ये मैं बोल रहा हूँ। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एक 90 डिग्री ट्रायंगल की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, और होता भी है, ऐसा नहीं कि एकदम ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे, नहीं, ऐसा होता भी है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, जैसे मोमेंटम क्या है, फिर एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये सब चीज़ें याद रखनी है तुमको। छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी तो ये बहुत सिंपल है सेकेंड लॉ प्रूफ करना, कोई बड़ी बात नहीं है। पूछ देता है 2 मार्क के लिए या ऐसे, तुमको बस प्रूफ करना था कि ये एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है। अच्छा, कांस्टेंट है, इसका मतलब मास भी कांस्टेंट होगा ना, तो मास तो चेंज होता नहीं है प्लैनेट का, मास तो कांस्टेंट ही रहता है ना, तो मास चेंज नहीं होता है, तो ये भी बात याद रखना। इसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग को मालूम है सेंट्रल फोर्स के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है ना, तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो अर्थ के लिए जो R और P का प्रोडक्ट है वो भी कंजर्व्ड रहेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझो इसको क्या बात है, क्यों ये लॉ फॉलो ही होता है, why this law has to follow, pay attention now, since for earth or earth's orbit angular momentum is conserved। क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, ये सेंट्रल फोर्स है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। सो देयरफॉर R क्रॉस P विच इज़ इक्वल टू R क्रॉस MV, ये भी तो कंजर्व्ड होना चाहिए ना। कंजर्व्ड का मतलब होता है कांस्टेंट होना चाहिए, वैल्यू नहीं चेंज करना चाहिए, जो वैल्यू दे दिया है वही वैल्यू रहे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है तो मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो मास को छोड़ ही दो। यानी अगर R बढ़ेगा, R क्या है समझो, तुम्हारा ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसमें ये सन है और ये R वेक्टर है, हाँ या ना, ये तुम्हारा R वेक्टर है ना, R वेक्टर है, ये प्लैनेट है, तो ये R वेक्टर है और ये V वेक्टर है, ये सुनो V वेक्टर। तो देखो ध्यान से, जब R वेक्टर बढ़ेगा, ये जब बढ़ेगा तो V वेक्टर को छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए ना, समझा बात। जब R वेक्टर बढ़ेगा तो V वेक्टर छोटा हो जाएगा, जब R वेक्टर कम हो जाएगा, यानी जब यहाँ पे आ जाएगा प्लैनेट, देखो ऐसे, ये तुम्हारा R वेक्टर, तो यहाँ V वेक्टर बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ तुम भी समझ सकते हो ना, प्लैनेट जब सन से बहुत दूर है तो स्लो चलेगा, बहुत नज़दीक आएगा तो फास्ट जाएगा,
समझा? दूर जा रहा है तो स्लो चल रहा है, पास आ रहा है तो फास्ट होते जा रहा है, क्योंकि अर्थ सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो स्ट्रांग होते जा रहा है ना, नज़दीक आएगा तो स्ट्रांग होगा, तो ज़्यादा फास्ट इसको घुमाएगा, यहाँ आके स्लो हो जाएगा। तो ये चीज़ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में फॉलो हो रही है। सो इफ आर वेक्टर इंक्रीजेस बी वेक्टर डिक्रीजेस, और आर ही तो चेंज हो रहा है ना, हमको मालूम है आर कम ज़्यादा हो रहा है, यस और नो? आर कम ज़्यादा हो रहा है, देखो यहाँ आर ज़्यादा है, यहाँ ऐसे कम होते जा रहा है, यहाँ सबसे कम है, फिर बढ़ते जा रहा है एंड सो ऑन। तो आर चेंज हो रहा है तो वी भी चेंज होगा ना, एंड इफ़ आर डिक्रीजेस वी इंक्रीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तुमको पूछ दे कि सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है अर्थ की, अर्थ के ऑर्बिट में अर्थ की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तुमको पता होना चाहिए कहाँ होगी, पेरीहिलियन पे, पेरीजी पे। यही मैं तुमको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, चैप्टर है एकदम कॉन्सेप्चुअल और इजी है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के चलो कि क्या चल रहा है। और पूछ लेगा स्लोवेस्ट कहाँ है, तो स्लोवेस्ट होगा एपोजी पे। जब सबसे दूर होगा तब सबसे स्लो होगा ना, क्योंकि आर सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, तो वी सबसे कम, फिर नज़दीक आएगा तो बढ़ जाएगा स्पीड एंड सो ऑन। समझ में आई बात? तो ये सब कुछ था सेकेंड लॉ के बारे में। जैसे भी जहाँ से भी ये नोट डाउन कर लो, जैसे भी जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ सेकेंड लॉ के बारे में हमने A to Z सब कुछ कवर कर लिया है। एक लास्ट है थर्ड लॉ जो हम लोग देख लेते हैं और फिर बस करेंगे ये लेक्चर। इसके बाद हम लोग यूनिवर्सल लॉ नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, ठीक है? चलो पॉज करके नोट डाउन कर लिया है, फाइन। देख लेते हैं थर्ड लॉ भी यहीं। छोटा सा है थर्ड लॉ, कोई ऐसा सेपरेट लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। क्या है लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स? लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स इज द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ revolution of a planet is directly proportional to the cube of cube यानी थर्ड पावर, है ना, ये तो पता होगा। सो द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये है थर्ड लॉ। तो ऑफ कोर्स दिखाई पड़ रहा है किसी एक प्लैनेट का सेमी मेजर एक्सिस A1 है, उसका टाइम पीरियड T1 है, किसी दूसरे का A2 है, उसका टाइम पीरियड T2 है। सो T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर विल बी A1 क्यूब बाई A2 क्यूब। ये यूज़ हो जाएगा तुमको सॉल्व करने के लिए। सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू याद रखना, सेमी मेजर एक्सिस होता है एवरेज डिस्टेंस, लिखाया था ना पहले, एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, फर्स्ट लॉ में बताया ना। तो ये एवरेज डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, इसको हम प्रूव करेंगे, विल प्रूव लेटर इन द चैप्टर। जब हम लोग ग्रेविटेशन को और डिटेल में जान लेंगे तब ये लॉ प्रूव करेंगे। देखो केपलर ने ये लॉस दे दिए थे बट प्रूफ नहीं दिया था। तो प्रूफ हम लोग आगे करेंगे चैप्टर में, सिंपल है प्रूफ। हम शो करेंगे कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डिस्टेंस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? ये भी चीज़ हम शो करेंगे। तो ये 3 लॉस थे केपलर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे से। तो तुमको मैंने सब एक डिटेल में बताया है, एवरीथिंग दैट आई कुड हैव कवर्ड, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे किया है। तो आई होप तुमको लेक्चर समझ में आया है सब कुछ जो भी केपलर्स लॉस के बारे में किया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में स्टार्ट करेंगे और चैप्टर और धीरे धीरे आगे डिटेल में बढ़ेगा। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।